नमस्कार बंधुओं। आज मैं आप लोगों के बीच अज्ञे का दूसरा उपन्यास नदी के द्वीप लेकर आया हूँ, जो कि हायर के पाठ्यक्रम में रखा गया है। साथियों, अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में प्रसिद्ध स्थल कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर गौतम बुद्ध के नाते बहुत ही प्रसिद्ध है। इनका देहावसान 1987 ईस्वी में हुआ। साथियों, अगर हम शिक्षा की बात करें तो अज्ञे विज्ञान वर्ग के छात्र थे। इन्होंने बीएससी किया। बीएससी करने के बाद एमए अंग्रेजी विषय से। इसके बाद साथियों, अगर हम भाषा की बात करें तो इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था और संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी इन्हें अच्छी जानकारी थी। साथियों, ये बहुत बड़े घुमक्कड़ थे। हिंदी साहित्य में राहुल साकृत्यायन, नागार्जुन, अज्ञे, ये 3 लोग बहुत बड़े घुमक्कड़ी थे। तो घूमने का शौक़ था इन्हें। अज्ञे के पिताजी का तबादला बराबर होता रहा और इस तरह से अज्ञे पूरे भारत में, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, पहाड़ी भाग, हर जगह ये जाते रहे और बाद में बड़े होकर के एक बड़े घुमक्कड़ी व्यक्ति हुए। साथियों, अगर अज्ञे के उपन्यास की बात करें तो अज्ञे ने कुल 3 उपन्यास लिखा है। शेखर एक जीवनी, ये 2 भागों में है। पहला भाग 1940 में, दूसरा 1944 ईस्वी में। इनका दूसरा उपन्यास नदी के द्वीप है, 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में। ये कुल इनके 3 उपन्यास है। साथियों, अगर नदी के द्वीप में हम स्थान की चर्चा करेंगे, इसमें 3 प्रकार के स्थान आए हैं। नंबर 1, मैदानी भाग। अब साथियों, मैदानी भाग में उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मैदानी भाग है। इसमें प्रतापगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, मुरादाबाद, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, बेंगलुरु आदि शहर इस उपन्यास में आए हैं। पहाड़ी भाग की अगर हम साथियों चर्चा करेंगे, इसमें कश्मीर, तल्लीताल, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, पहलगांव, तुलियन झील और मंसूरी, दार्जिलिंग, ये पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अगर विदेश यात्रा की बात करेंगे तो साथियों, इसमें बर्मा का उल्लेख हुआ है, मलय का उल्लेख हुआ है, सिंगापुर का उल्लेख हुआ है, जावा का उल्लेख हुआ है और एक जगह साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी उल्लेख हुआ है। अगर साथियों हम समय की बात करें कि नदी के द्वीप उपन्यास किस कालखंड में लिखा गया है, तो साथियों इसमें अधिकांश घटनाएं 1938, 1939, 1942 ईस्वी, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं अधिक आई हैं। और वैसे तो इसका कथानक 1930 के लगभग भी पहुंचता है, जब गौरा की 5-6 वर्ष की उम्र की अवस्था में इसका चित्रण हुआ है, तो 1930 तक चला जाता है। इस तरह से साथियों मुख्यतः जो कथा है वह द्वितीय विश्व युद्ध के इर्द गिर्द है। साथियों, इसमें अगर अध्याय या उपन्यास को कुल कितने भागों में बांटा गया है तो ये भी आप लोग जानते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुल 11 भागों में इस उपन्यास को अज्ञे जी ने बांटा है। अगर हम पात्रों की बात करेंगे तो साथियों इस उपन्यास में प्रमुख 4 पात्र हैं। भुवन हैं, रेखा हैं, गौरा हैं, चंद्रमाधव हैं। साथियों, भुवन इस उपन्यास का नायक पात्र है और चंद्रमाधव को आप जो है खलनायक की श्रेणी में रख सकते हैं। अन्य पात्रों की अगर हम बात करें साथियों तो इसमें कौशल्या हैं, हेमंत हैं। हेमंत रेखा के पति हैं। चंद्रलेखा हैं, डॉक्टर रमेश चंद्र हैं। इनका वर्णन साथियों इस उपन्यास में बहुत संक्षेप में है। अब आते हैं रेखा, जो इस उपन्यास की प्रमुख पात्र है। तो साथियों इस रेखा की विशेषताओं के विषय में आप लोग जान लीजिए। अज्ञे लिखते हैं कि रेखा सांवले रंग की थी और इस उपन्यास में रेखा की उम्र साथियों 27 वर्ष बताई गई है। 27 वर्ष की उम्र में रेखा
इस उपन्यास में 8 वर्ष पहले, मतलब जब उसकी उम्र 19 वर्ष थी, तब उसका विवाह हेमचंद से होता है। हे हे हेमचंद से होता है साथियों। रेखा के पिता डॉक्टर थे, माता बहुत बड़ी भक्तिन थी और अंत में पूजा पाठ और भक्ति में लीन रहने के कारण अपने संपत्ति को ये रामकृष्ण मिशन में दान कर देती है। और साथियों, रेखा कलकत्ता की रहने वाली है। हालांकि इनके दादा कश्मीर के रहने वाले थे, लेकिन कश्मीर से लोग कलकत्ता आ गए थे, तो इस तरह से रेखा कलकत्ता की रहने वाली है। और साथियों, रेखा हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी भाषाओं की जानकार है और उसे बांग्ला संगीत से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है। वह बहुत बहुत बड़ी घुमक्कड़ी है। घुमक्कड़ी इसलिए हो जाती है साथियों, क्योंकि रेखा का पति जो हेमंत है वह उसे छोड़ करके मलय चला जाता है और इसलिए रेखा एकांकी जीवन व्यतीत करती है और बहुत स्वच्छंद और खुले दिल की और एकांत प्रिय रहना उसे ज़्यादा पसंद है। वो घूमना पसंद करती है। साथियों, इस उपन्यास में रेखा को नौकरी की तलाश करते हुए भी दिखाया गया है और वह भुवन से बहुत प्रेम करती है साथियों। भुवन जो कि इस नायक है इस उपन्यास का। और साथियों, भुवन से रेखा की मुलाकात पहली बार लखनऊ में हजरतगंज के काफ़ी हाउस में चंद्रमाधव के यहाँ होता है। तो चंद्रमाधव भुवन से परिचित है, रेखा से भी परिचित है। और साथियों, भुवन रेखा के सौंदर्य पर, रेखा के विचारों से वह मुग्ध है, आकर्षित है और रेखा भी उससे फिर प्यार करने लगती है। प्यार जब धीरे धीरे फूलने फलने लगा तो रेखा को साथियों एक गर्भपात करवाना पड़ता है और गर्भपात में इसकी तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर जो बड़ा उल्टा सीधा ऑपरेशन कर देता है और अंत में भुवन को जब ये बात पता चलती है तो भुवन जो है रेखा को इस उपन्यास में एक हिसाब से बचा लेता है। रात भर पानी में भीगते हुए रेखा को बरसाती में लपेट करके पैदल ही वह 10-15 किलोमीटर चलता है। तब उसके बाद एम्बुलेंस आती है और डॉक्टर किसी तरह से रेखा को बचाता है। तो इस तरह से रेखा का प्राणदाता भी भुवन ही है। और साथ ही इसका जो पति हेमंत है वह रेखा को छोड़ करके मलय एक देश है वहाँ चला जाता है। वह एक विदेशी महिला के साथ रहने लगता है और रेखा से वह तलाक लेना चाहता है। हेमंत का एक वकील है जो हेमंत को सलाह देता है कि अगर रेखा से पिंड छुड़ाना है तो तुम्हारे पास एक उपाय है कि आप अपना धर्म परिवर्तन करा लें। धर्म परिवर्तन करा लेने पे रेखा को आप दबाव बना सकते हैं कि आप भी हमारे अनुसार धर्म परिवर्तन करें। अगर वो धर्म परिवर्तन पर राजी नहीं होती है तो आप उससे विवाह विच्छेद का ले सकते हैं। इस तरह से ये वकील का दिमाग है साथियों। सोचिए, ये 1938 में इस तरह से सातिर वकील उपलब्ध थे भारत में। और साथियों, इसके बाद चूँकि भुवन भी एक घुमक्कड़ी है, उसका वह एक वैज्ञानिक प्रोफेसर है, तो वह एक जगह टिकता नहीं, वह बीच बीच में ऐसे दूर चला जाता है रेखा से। तो रेखा ऊब करके फिर निर्णय लेती है डॉक्टर रमेश चंद से वह पुनः विवाह कर लेती है। और इस उपन्यास में दिखाया गया है कि डॉक्टर रमेश चंद उसको खुश रखते हैं और वह हनीमून मनाने दार्जिलिंग, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ रेखा और डॉक्टर रमेश चंद जाते हैं और इस तरह से श्रीमती रमेश चंद हो जाती है। इसके बाद साथियों, दूसरा प्रमुख पात्र चंद्रमाधव है। इसका निवास स्थान साथियों लखनऊ है। बहुत स्वार्थी टाइप का व्यक्ति है, बहुत ही अवसरवादी है,
स्वार्थी लोग अवसरवादी होते ही हैं। यह एक पत्रकार है, जर्नलिस्ट है। इसकी पत्नी का नाम कौशल्या है, जो एक पतिव्रता नारी है और चंद्रमाधव को बहुत प्रेम करती है, उसकी बड़ी सेवा और देख रेख करती है। लेकिन चंद्रमाधव बड़ा खल पात्र है। वह अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देता, भाव नहीं देता। उसके बच्चे भी हैं, लेकिन वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ न रह करके वह लखनऊ रहता है। उसकी पत्नी बीबी सब गांव में रहती हैं। और साथियों, लखनऊ में ही इसका हेमंत और रेखा से भेंट होता है विवाह के बाद। और फिर यह हेमंत जब रेखा को छोड़कर मलय चला जाता है तो रेखा का दोस्त हो जाता है और यह पूरी कोशिश करता है रेखा को पटा लेने की, लेकिन रेखा इसके विचारों से प्रभावित नहीं होती। और इधर भुवन के मुलाकात से भुवन से वह प्रभावित होती है, भुवन से प्यार करने लगती है। जब ये बात चंद्रमाधव को पता चलता है तो अंदर अंदर बड़ा व्यथित होता है। और उसके बाद फिर साथियों, ये गौरा से भी, जो कि भुवन की एक शिष्या है, उससे भी बीच में कुछ भावनात्मक संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वहाँ भी उसे निराशा ही मिलती है। फिर साथियों, यह उपन्यास में दिखाया गया है कि जर्नलिस्ट लखनऊ से सीधा जंप करता है, बम्बई पहुँच जाता है। अब बम्बई पहुँचते ही बम्बैया हो जाता है, एक कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। और वहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करने का इसका एक निर्धारित उपदेश है साथियों। वह कामरेड में आर्य समाजी पद्धति से एक चंद्रलेखा नाम की एक युवती है और चंद्रलेखा से यह विवाह कर लेता है। मतलब अपनी पत्नी कौशल्या, जो कि एक पतिव्रता नारी थी, अपने बच्चों को त्याग करके, तमाम संबंधों को भुला करके यह चंद्रलेखा से इसलिए विवाह कर लेता है कि चंद्रलेखा एक पूंजीपति महिला इसमें है। तो ये बड़ा स्वार्थी टाइप का व्यक्ति है। तीसरा साथियों, इसमें मुख्य पात्रों में गौरा का नाम आता है। गौरा 5-6 वर्ष की है तब से भुवन से परिचित है, भुवन उसको जानता है। भुवन उसे बचपन में जुगनू और हिडिंबा नाम से चिढ़ाता है और जब गौरा बड़ी हो जाती है तो फिर भी वार्ता में कभी कभी वह जुगनू और हिडिंबा कह के उसे अपने बचपन की यादें ताज़ा करता है और चिढ़ाता है। और गौरा भी भुवन को शिशु और शिशु कह करके चिढ़ाती है। और साथियों, गौरा का गुरु भुवन है। भुवन उसे पढ़ाता है, ट्यूशन देता है। भुवन के ही मेहनत से वह हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करती है। साथियों, इसमें एक प्रसंग ये भी आया है कि मालविकाग्निमित्रम नाटक खेलने का अवसर गौरा को मिलता है और भुवन के कहने पे मालविकाग्निमित्रम चूँकि संस्कृत में है, क्लिष्ट है, उसका मंचन सही नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भुवन उसे ध्रुवसामनी खेलने का निर्णय देते हैं कि मालविकाग्निमित्रम से अच्छा ध्रुवसामनी है। जबकि यहाँ पर अब जयशंकर प्रसाद का नाटक है, वह भी रंगमंच के दृश्य से कठिन ही कहा जाएगा। हालांकि ध्रुवसामनी में कुछ अभिनेता का कुछ अंश मिलेगा आपको। इस तरह से साथियों, इस उपन्यास में मालविकाग्निमित्रम और ध्रुवसामनी नाटक की चर्चा हुई है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, इसे आप लोग गौर करिएगा। फिर बड़ी होकर के ये गौरा संगीत टीचर हो जाती है एक कॉलेज में और इसे तबला बजाने में बड़ी पारंगत है। गायन में, संगीत में इसका बड़ा रुचि है और संगीत टीचर तो हो ही जाती है। बड़ी होने पर साथियों, ये गौरा भुवन के व्यक्तित्व से प्रभावित है। भले वह गुरु है और वह भुवन से प्यार करने लगती है। और साथियों, भुवन यहाँ जब भी गौरा से मिलता है तो भुवन एक दिन अपना प्यार प्रसंग रेखा के साथ जो व्यतीत हुआ था, कैसे लेके गया तक, सब बताता है। फिर भी उसके बावजूद भी गौरा भुवन को स्वीकार कर लेती है और अंत में इसी से विवाह करती है। साथियों, चौथा पात्र भुवन है। भुवन
विज्ञान के प्रोफेसर हैं। अब साथियों भुवन के विषय में बता दूं, ये साक्षात अज्ञेय हैं। ये अज्ञेय समझ लीजिए, अज्ञेय हर उपन्यास में अपने आप को मौजूद रखते हैं। यहाँ भुवन के रूप में मौजूद थे, शेखर एक जीवनी में शेखर के रूप में मौजूद हैं। पूरा लक्षण, पूरा व्यक्तित्व भुवन में समाहित है। अब बड़े नेक दिल हैं, कृतज्ञ व्यक्ति हैं, अंतर्मुखी हैं, आत्म केंद्रित व्यक्ति हैं, व्यक्तिवादी चिंतन है इनका, और रेखा के प्रति इनका प्रेम है। बाद में रेखा के इशारे पर गौरा को जीवन साथी बनाते हैं। और साथियों अगर आप लोग अज्ञेय का जीवन परिचय पढ़ेंगे तो ये 2-3 शादी किए हैं। तो इस तरह से वही सब है, इसमें 2-3 प्रेमिकाएँ आ गई हैं। और साथियों भुवन के रूप में स्वयं अज्ञेय हैं। अंत में इस उपन्यास में भुवन मलेरिया और पेचिश से पीड़ित होता है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, फिर उसे जावा भेज दिया जाता है, वहाँ से वायुयान से वह सिंगापुर जाता है। फिर भुवन के चरित्र में अगर आप पढ़ेंगे तो ये यूरोपीय साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी है, और कोई यूरोपीय साहित्यकार है सोलोमन, तो इसी सोलोमन का वो गीत हर समय गुनगुनाता रहता है, गाता रहता है, और बहुत वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारधारा का व्यक्ति है, ऐसा दिखाया गया है साथियों। अब साथियों इस उपन्यास में 2-3 चीज़ें हैं, इसे आप लोग जान लीजिए। पहली तो इस उपन्यास में घुमक्कड़ी जीवन का बड़ा भारी लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है, जगह का नाम। और दूसरा इसमें लेटराही और लेटरबाजी बहुत हुआ है। इसलिए साथियों यह पत्र शैली, अगर पत्र शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है, तो उत्तर रहेगा आपका नदी के द्वीप। माने प्रत्यवलोकन शैली, पत्र का अवलोकन इसमें बहुत हुआ है, 2-2, 3-3 पेज का पत्र। और इसमें साथियों अगर आप पढ़ेंगे नदी के द्वीप तो आधा उपन्यास हमें लगता है पत्र का आदान प्रदान ही है। कभी भुवन जो है रेखा पत्र लिख रही है, रेखा को चंद्रमाधव लिख रहा है, गौरा भुवन को लिख रहा है, फिर भुवन जो है सीधा सीधा चंद्रमाधव गौरा सबको लेटर लिख रहा है। इस तरह से साथियों यह इसमें पत्र शैली का आपको देखने को मिलेगा। और साथियों पात्रों में अगर हम बात करेंगे तो आधुनिक बोध भरा हुआ है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं कुंठित है, विसंगत बोध है, विडंबना है। अब मध्यम वर्गीय कुंठित जीवन के प्रतीक के रूप में नदी के द्वीप की कल्पना की गई है साथियों। आप इसका शीर्षक ही है नदी के द्वीप। यहाँ व्यक्तिवादी चिंतन पूरी तरह से उभर कर आया है साथियों। ने यहाँ पर आपको संस्कार मिलेगा, न समाज मिलेगा। अगर संस्कार की बात करेंगे तो भारतीय संस्कार आपको गौरा के व्यक्तित्व में और एक कौशल्या के व्यक्तित्व में देखने को मिल जाएगा। जो हमारे लोक संस्कृत है उसकी छाप अगर आप कहीं पाएंगे तो गौरा और कौशल्या के व्यक्तित्व में। अब बाकी ये पूरा उपन्यास समझ लीजिए यूरोपीय संस्कृत से प्रभाव से ये भरा पड़ा है। तो इस तरह से साथियों हमने जो कुछ इस उपन्यास को पढ़ करके समझा है वही आपके सामने परोसा है साथियों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसे ज़रूर आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरी अंदर से अभिलाषा है, तो हमारी अभिलाषा को भी आप लोग ध्यान दीजिए, इसे थोड़ा फैलाएं, इसका प्रचार करें। धन्यवाद।